मित्रों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि गोधन का त्योहार समाप्त हो चुका है, भाई दूज समाप्त हो चुका है और अब 1 नवंबर से देव उठौनी एकादशी के पश्चात विवाह के लिए लग्न खुल जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जब वर और वधु का विवाह होता है तो उनकी कुंडली मिलाई जाती है और कुंडली मिलान में अष्टकूट मिलान के अलावा, जो कि चंद्र नक्षत्र पर आधारित है, लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से हम मंगल दोष को भी देखते हैं कि क्या लड़का या लड़की मांगलिक है या नहीं है। यदि लड़का या लड़की मांगलिक है तो निश्चित तौर पे जो दूसरा पक्ष होना चाहिए उसे भी मांगलिक होने पर ही विवाह को शुभ माना जाता है। अदरवाइज विवाह को अशुभ मान करके कुंडलियों का मिलान बंद कर दिया जाता है या विवाह नहीं कराया जाता है। अब हम आते हैं मंगल दोष की स्थिति को लेकर के। चाहे भारतीय परंपरा हो या ग्रीक परंपरा हो, दोनों ही परंपराओं में मंगल दोष को महत्व दिया जाता है। ग्रीक परंपरा में जब ज्योतिष की हम बात करते हैं तो वहां के ज्योतिष, जो कि हेलेनिस्टिक ज्योतिष है, और भारतीय परंपरा के ज्योतिष में कई समानताएं हैं, किंतु कुछ मामलों में असमानता भी देखी जाती है। लेकिन मंगल दोष को महत्व दोनों ही ज्योतिष में दिया जाता है। अब प्रश्न है कि मंगल दोष क्या है और क्या मंगल दोष होने पर विवाह को पूरी तरीके से नकारा जा सकता है या विवाह करने योग्य नहीं होता है। तो थोड़ा सा इस पे मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूंगा, दृष्टिपात करना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज, जब हम भारतीय ज्योतिष की बात करते हैं तो लड़के को मंगला कब माना जाता है या मांगलिक कब माना जाता है। तो सबसे पहला मत है वह उत्तर भारतीय मत है। उत्तर भारतीय मत में यह माना गया है कि यदि कुंडली में लग्न भाव में मंगल बैठा हो, चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हो, सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, अष्टम में मंगल हो और द्वादश भाव में मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मांगलिक माना जाता है, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की हो। वहीं जब हम दक्षिण भारतीय ज्योतिष की बात करते हैं तो दक्षिण भारतीय ज्योतिष में द्वितीय भाव को भी शामिल किया जाता है। यानी कि लग्न में मंगल बैठा हो, द्वितीय में मंगल बैठा हो, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में मंगल बैठा हो, तो वह लड़का या लड़की मांगलिक मानी जाती है। तो थोड़ा सा उत्तर भारतीय दृष्टिकोण में और दक्षिण भारतीय दृष्टिकोण में हल्का अंतर आ जाता है। लेकिन जब हम ग्रीक ज्योतिष की बात करते हैं तो उसमें केवल सप्तम भाव में ही मंगल की उपस्थिति होती है, तो लड़का या लड़की को मांगलिक माना जाता है। अदरवाइज वहां पर एस्पेक्ट्स का या दृष्टि का कोई बहुत महत्व नहीं दिया गया है, खासकर वैवाहिक संबंधों में। अगर हम मांगलिक की स्थिति की बात करें कि जिन भावों में बैठे होने पर लड़का या लड़की मांगलिक माना जाता है, तो ऐसी स्थिति लगभग 40 से 50% कुंडलियों में देखने को मिलती है। अगर हम उत्तर भारतीय दृष्टि को देखें तो इसमें इस आधार पर देखा जाए तो 40% लड़के या लड़कियां मांगलिक होंगे। वहीं जब हम यदि दक्षिण भारतीय दृष्टि को भी अपना लेते हैं तो 50% तक स्थिति ऐसी बनती है कि जातकों की कुंडली में मांगलिक होने के अवसर दिखाई देते हैं या दोष दिखाई देता है। लेकिन अब प्रश्न है कि क्या किसी मांगलिक का विवाह गैर मांगलिक से किया जा सकता है यदि इन भावों में मंगल बैठा हो। तो निश्चित तौर पर हमने देखा है कि खासकर उत्तर भारत में तो खासकर ग्रामीण ज्योतिषियों में एक प्रचलन रहा है कि यदि मांगलिक लड़के का विवाह गैर मांगलिक लड़की से कर दिया जाता है तो एक का नाश हो जाता है, या यूं कहा जाए जोड़ों में से अगर एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है तो निश्चित तौर पे उनके विवाह में बहुत सारी अड़चनें आएंगी या एक की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जब हम व्यवहारिक कुंडलियों का परीक्षण करते हैं तो उसमें देखा गया है कि कई हद तक मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की के साथ विवाह हो भी गया हो तो वहां पर भी विवाह में तनाव दिखाई देता है, तलाक के योग भी दिखाई देते हैं और यहां तक वर या वधु में किसी एक की मृत्यु भी हो जाती है। वहीं हम जब व्यवहारिक कुंडलियों का परीक्षण करते हैं तो ऐसा भी देखते हैं कि किसी मांगलिक लड़के का विवाह जब किसी गैर मांगलिक लड़की के साथ होता है या फिर किसी मांगलिक लड़की का विवाह गैर मांगलिक लड़के के साथ होता है तो वहां पर विवाह काफी हद तक सफल होते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसमें से उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर की अगर कुंडली देखें तो सचिन तेंदुलकर मांगलिक हैं लेकिन उनकी पत्नी मांगलिक नहीं है, फिर भी विवाह सफल है। दूसरे तौर पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पिता की कुंडली को ही अगर मैं देखता हूं तो मेरे पिता की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वहीं मां की कुंडली में मंगल दोष नहीं है या मां मांगलिक नहीं है, उसके बाद भी विवाह काफी हद तक सफल है। तो इसके कारण क्या है, इसको जानना जरूरी है। दूसरी चीज कि जब हम इसके कारणों की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हमें दो बातों पर ध्यान देना होता है कि जिन भावों की मैंने बात किया उन भावों में मंगल के बैठे होने पर व्यक्ति मंगला या मंगली होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मंगल दोष से पूरी तरह से ग्रसित होगा।
कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जो मंगल ग्रह के इन भावों में होने पर भी उसे मांगलिक नहीं होने देती है। भारतीय रीति की मैं बात कर रहा हूं, विशेषकर उत्तर भारतीय रीति की। दक्षिण भारतीय रीति पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, और आधुनिक जो पूरे भारत के जो विद्वान है वो दक्षिण भारतीय रीति की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, क्योंकि इन सभी के ऊपर प्रोफेसर के एन राव का इंपैक्ट दिखाई देता है। और खास करके बौद्धिक यूनिवर्सिटी से जो निकले हुए प्रोफेसर हैं उनमें तो यह ज्यादा लक्षण दिखाई देता है कि वे दक्षिण भारतीय मानकों को लेकर के चलते हैं। फिलहाल मैं अपनी परंपरागत स्थिति की बात कर रहा हूं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो किन परिस्थितियों में मंगल दोष होता है और किन परिस्थितियों में नहीं होता है, या मंगल दोष कम होता है, या ऐसी स्थिति अवस्था में होता है कि गैर मांगलिक लड़की से विवाह किया जा सकता है। तो सबसे पहले चीज ये समझ लें कि जब लग्न में मंगल बैठा होता है तो उस व्यक्ति को ही मांगलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, सीधे विवाह भाव पर होती है। और मंगल चूंकि एक मैलेफिक ग्रह है, उग्र ग्रह है, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति झगड़ालू होगा और पत्नी के साथ वह विवाद करेगा। वहीं जब हम चौथे भाव की बात करते हैं तो चौथे भाव में भी बैठ करके मंगल सातवें घर को देख रहा होता है, यानी विवाह के घर को देख रहा होता है, तो विवाह भाव को दूषित करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा में ही उग्रता है, उसके आत्मा में ही मन में ही तीव्रता है, आक्रामकता है, तो वह विवाह भाव को दूषित करेगा। ठीक वैसे ही जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव में मंगला होने का अर्थ है कि पत्नी ही लड़ाकू प्रकृति की मिलेगी। और जाहिर सी बात है, पत्नी अगर लड़ाकू प्रकृति की है तो विवाह में, या जीवन साथी लड़ाकू प्रकृति का है तो विवाह में तनाव उत्पन्न होंगे ही होंगे। वहीं जब हम अष्टम भाव की बात करते हैं तो इसको वैवाहिक सुख से और मृत्यु से देखा जाता है, तो निश्चित तौर पर यहां पर भी विवाद होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। फिर उसके बाद जब हम द्वादश भाव की बात कर रहे होते हैं तो द्वादश भाव में भी बैठ करके मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से देख रहा होता है सप्तम भाव को, तो निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन में तनाव को जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो इन भावों में अगर मंगल बैठा है तो व्यक्ति में उग्रता, आक्रामकता के लक्षण मौजूद होंगे और वह तनाव को उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु क्या यह सभी परिस्थितियों में होता है? जी नहीं। जैसा कि मैंने अभी ग्रीक दर्शन या हेलेनिक ज्योतिष की बात किया, तो वहां केवल सप्तम के अलावा अन्य किसी भावों में, इन भावों में बैठे हुए मंगल को मांगलिक नहीं माना जाता है। अब हम आते हैं भारतीय स्थिति में, कब मानेंगे कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, और कब मानेंगे कि इस पर मंगल दोष पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, तो इन घरों में मंगल होते हुए भी गैर मांगलिक से विवाह कराया जाए। इसके लिए कुछ सूक्ष्मताओं को हमें देखना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि मंगल खुद की राशि में बैठा हुआ है या फिर उच्च राशि में बैठा हुआ है और भले ही इन्हीं भावों में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष का परिहार हो जाता है। दूसरी चीज अगर बात करें, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, या बृहस्पति की राशि है सप्तम भाव में, या बृहस्पति बैठा हुआ है मंगल के साथ, तो यहां पर भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। ऐसे में इस मांगलिक लड़के का विवाह गैर मांगलिक लड़की से कराया जाना चाहिए या कराया जा सकता है। दूसरी चीज है, शुक्र की भी अगर पोजीशन अच्छी है या शुक्र के नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ है, तो शुक्र मंगल की उग्रता को काफी हद तक कम कर देगा। तो यहां पर भी विवाह किया जा सकता है गैर मांगलिक जातक के साथ उस मांगलिक का। हाँ, यह है कि विवाह में थोड़े तनाव बने रहेंगे, हल्के फुल्के तनाव तुतु में बना रहेगा, लेकिन इतना उग्र या विस्फोटक नहीं होगा कि वह वैवाहिक जीवन को अशुभ बना दे। फिर अगली स्थिति अगर हम बात करते हैं, तो यदि कुछ विद्वानों का भी तो यहां तक भी मानना है कि यदि द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ है, तो इस स्थिति में भी अगर सप्तम भाव में मंगल है तो दृष्टि पड़ने के कारण शनि के, वह मंगल दोष का परिहार कर देता है। और इस प्रकार से कई सारे मेथड्स हैं जिसके आधार पर मंगल दोष का परिहार हो जाता है, या मंगल अपनी उग्रता को कम कर देता है, या मांगलिक उग्रता कम हो जाती है। हमें विशेष तौर पे ध्यान तब देने की जरूरत है जब मंगल कुछ विशेष नक्षत्रों में हो। जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि मंगल शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मंगल यदि बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मंगल यदि राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, या केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें ऐसे विवाहों से बचने का प्रयास करना चाहिए। विशेष करके इनमें से भी जो सबसे घातक है वह है राहु का नक्षत्र। यदि मंगल इन भावों में राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे हमें विवाह से बचना चाहिए, या वैवाहिक भाव दूषित हो जाएगा। अगली चीज देखें कि कुछ विद्वान तो इस मत को भी मानते हैं, आधुनिक ज्योतिष, इसमें के एन राव का ही प्रभाव है जिन प्रोफेसर्स पे दिखाई देता है, कि 28 वर्ष के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है तो निश्चित तौर पे विवाह किया जा सकता है। हालांकि मैं उससे बहुत ज्यादा तादाद में नहीं रखता हूं कि मंगल दोष कभी अगर है या राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है या बुरी अवस्था में है
और विशेषकर उस समय तब जबकि सप्तम और सप्तम भाव की स्थिति दयनीय हो या सप्तमेश बुरी अवस्था में हो या सप्तम भाव पर छठवें आठवें या 12वें घर के स्वामियों को दृष्टि पड़ता हो, तो 28 वर्ष के पश्चात भी मंगल दोष समाप्त नहीं होता है। हाँ, थोड़ी उग्रता में कमी आ सकती है क्योंकि मैच्योरिटी व्यक्ति की बढ़ जाती है तो लड़ाई झगड़ों की संभावना कम हो जाती है, लेकिन प्रभाव को हम कम नहीं मान सकते हैं। अब अगली स्थिति को अगर हम देखें इसमें, तो यदि मंगल के साथ सूर्य भी बैठा हुआ है इन भावों में, तो जाहिर सी बात है उग्रता के साथ रौबता में भी व्यक्ति के अंदर रौबता को भी देखा जा सकता है। मंगल की उग्रता और सूर्य की रौबता लिए हुए अगर व्यक्ति है तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष और भी घातक हो जाता है। तो आपको सिंपल सी ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा भी कई सारे छोटे मोटे मानक हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कि अगर जो मिथुन लग्न की कुंडली है या फिर यूं कहा जाए कन्या लग्न की कुंडली है तो मंगल दोष नहीं लगता है आधुनिक विद्वानों के अनुसार, लेकिन इन मंगल दोषों को बाकी चीजों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख करके ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। केवल एक आध इन बातों को अगर आप देख करके कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो निश्चित तौर पे वैवाहिक भाव असफल होंगे। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? निश्चित तौर पे आपको विद्वान ज्योतिषी से, जो कि परंपरागत ज्योतिषी रहे हैं या फिर वैदिक ज्योतिषी धर्म से जुड़े हुए रहे हैं, उनसे कुंडलियों का विश्लेषण कराना चाहिए। केवल आधुनिक शिक्षा प्राप्त ज्योतिषी और विशेष करके यदि वह ब्राह्मण वर्ण का नहीं है या कुलीन परिवार का नहीं है, कोई ओबराय बाबा है, कोई चौपड़ा बाबा है या कोई चौपड़ा सर है या ओबराय सर है, जो व्यवसायिक उद्देश्यों से ज्योतिष की पढ़ाई किए हैं, तो निश्चित तौर पर वह इसके प्रभावों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं या इवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ज्योतिषियों से बचने का प्रयास करें।